बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2015 के यूएचएस के पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी पोर्शन जो मेन है पहले उसे हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग बाद में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन डैश रिस्पॉन्स बी सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल दैट सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एंड रिलीज इन ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रिस्पॉन्स में बी सेल जो है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज़ बनाती है और एंटीबॉडीज़ फर्दर प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात की गई है। दो तरह का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की दो टाइप हैं, एक ह्यूमरल और एक सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल में बी सेल बनते हैं और सेल मीडिएटेड में टी सेल बनते हैं। जो बी सेल होते हैं वो दो तरह की सेल प्रोड्यूस करते हैं, एक प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा है मेमोरी सेल। और बी सेल बैक्टीरिया को किल करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आ जाते हैं टी सेल जो कि वायरस को किल करते हैं और टी सेल कोई एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, ये सिर्फ केमिकल रिलीज़ करते हैं और वायरस की डेथ हो जाती है। तो सवाल में जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ यूज अगेन। सबसे पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव, दो टाइप होती हैं और इन दोनों की फर्दर टाइप होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब एक्टिव इम्यूनिटी की जो नेचुरल है उसमें एग्जांपल ये होती है, जब हमें बुखार होता है, फीवर वगैरह होता है तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस हुआ, तो इसकी एग्जांपल ये आ जाएगी फीवर और कोल्ड वगैरह। अब आर्टिफिशियल में ये होता है कि पोलियो वैक्सीन जब दी जाती है तो उसमें पोलियो का जो वायरस होता है वो दिया जाता है। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ये आर्टिफिशियल हो गई। अब आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल है उसके एग्जांपल में ये आएगा कि जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो मदर ने पूरी लाइफ, मतलब कि उस टाइम तक जितने भी वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई होती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ फीटस को की तरफ जो है ट्रैवल कर जाती हैं ताकि फीटस आगे के लिए अपनी जो है प्रिपरेशन करे और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब आर्टिफिशियल में जो एग्जांपल आती है वो ये आती है कि जब जैसे कोई डॉग बाइट कर ले, उसके बाद जब कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चला जाए तो उस टाइम एक इंजेक्शन दिया जाता है और फिर वो जाकर एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि उस वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो ये जो है पैसिव में आएगा। इसका राइट ऑप्शन है डी, टेटनस, और बाकी के जो ऑप्शन है वो एक्टिव में आएंगे। टी लिम्फोसाइट आर नेम ड्यू टू दियर रिलेशनशिप विद, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बोन मैरो पे टिक कर देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर बोन मैरो नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस। अच्छा, बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस क्या होता है? बर्ड्स के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In light independent stage of photosynthesis, the carbon dioxide combine with dash to form an unstable 6 carbon intermediate। यहाँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात की गई है जो कि है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन एंड बेंसल साइकिल भी कहते हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, और दोनों रिएक्शन दिन में होते हैं, रात में नहीं होता है कोई सा भी। बच्चों का कहना है कि डार्क रिएक्शन रात में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों दिन में होते हैं। अब लाइट रिएक्शन में ये होता है कि प्लांट लाइट की एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी और एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल बनाता है, और वही जो मॉलिक्यूल हैं वही डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। डार्क रिएक्शन ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, इस वजह से उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन, जिसको कार्बोजाइलेशन भी कहते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है राइबोलोज बायफॉस्फेट के साथ और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और उसको कहते हैं ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। और इस कार्बन की फिक्सेशन करवाने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको रुबिस्को कहते हैं। और यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, राइबोलोज बायफॉस्फेट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट बनाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट या बायफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट बाय लूजिंग डैश फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब ग्लाइसरेट के जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि बायफॉस्फेट है 1,3 बायफॉस्फेट, एक फॉस्फेट का ग्रुप पहले कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन में। अब ये कन्वर्ट हुआ है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट में, तो उसने कितने फॉस्फेट ग्रुप जो है लूज़ किए? तो एक लूज़ किया 1 वाला, यानी कि कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट मॉलिक्यूल हट गया और जो कंपाउंड बना है वो बना है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डैश
टू ऑक्जेलो एसीटेट इन क्रेब्स साइकिल। अच्छा, मेलेट इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेलेट से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है? ऑप्शंस में से हमें बताना है, या NAD है या FAD। अब ये हमें कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर H नहीं लगा हुआ, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस वजह से। तो जहाँ पर प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैरियर कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब पूरी क्रेब्स साइकिल में ऑलमोस्ट NAD जो है कैरियर है, सिर्फ एक जगह पे FAD कैरियर है। अब हम उस जगह को याद कर लेते हैं जहाँ पर FAD है। सक्सीनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो FAD है। बाकी पूरी क्रेब्स साइकिल पे हर जगह NAD कैरियर है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है NAD। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास टू। सबसे पहले छोटी सी लॉजिक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में, उसके बाद पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनता है, फिर कुछ चेंजेस होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल का जो रिजल्ट होता है उसमें कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 NADH एंड FADH2। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि NADH और FADH2 सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? कोएंजाइम Q को देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एक और सवाल भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन, जिसके साथ हाइड्रोजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, और ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। कैरियर्स ऑफ रिस्पायरेटरी चेन आर लोकेटेड ऑन। इसका राइट ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की गई जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीज़ होती है? क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। In cystic fibrosis, liposome microscopic vesicles are sewed which are coated with। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या चीज़ होती है? एक बीमारी होती है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव एलील की वजह से होती है, यानी कि उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम के अंदर दोनों जीन डिफेक्टेड होते हैं। अब उस डिफेक्टेड जीन की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होती है? म्यूकस की सिक्रीशन थिक हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में बीमारी हो जाती है। अब इसका जो ओवरकम करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल डालते हैं जो कि कोटेड होते हैं हेल्दी जीन के साथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए। इस जीन डालने के प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी। द DNA फॉर्म बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अच्छा, बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड का मॉलिक्यूल निकालेंगे, यानी कि प्लाज्मिड निकालेंगे जो कि एक DNA है, उसे निकालेंगे, और इंसानों में से इंसुलिन को निकालेंगे। अब इंसुलिन को प्लाज्मिड के अंदर एंटर करना है तो उसे डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसानों का जीन होता है या DNA होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक एक्सॉन पार्ट होता है और एक इंट्रॉन। इंट्रॉन पार्ट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसे बैक्टीरिया रीड नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक्सॉन पार्ट होता है। अब उस इंसानों के अंदर जो इंट्रॉन पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में जो DNA बनता है जिसके पास कोई इंट्रॉन पार्ट नहीं होता, उसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं।